हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड क्या चीज है? हम 9th में पढ़कर आए हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड जो है मेरे पास अ स्टेट ऑफ मैटर which occupies a definite shape and volume। पहली बात तो ये चीज है। सेकेंड थिंग, इन सॉलिड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स are held strongly at minimum potential energy position। राइट बेटा जी, आप क्या कह रहे हो कि सॉलिड क्या है? वो सबस्टांस, यू कैन से स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सेकेंड थिंग, जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हेल्ड स्ट्रांगली एट मिनिमम एनर्जी पोजीशन। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ही ग्राफ प्लॉट कर लिया बच्चा जी। जब ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ हमारा इस शेप का आया बच्चा जी। ये ग्राफ की शेप है, ग्राफ की ये शेप है बच्चा जी, ग्राफ की ये शेप है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम इस सेपरेशन पे है, और इस सेपरेशन को मैंने फिर नाम दे दिया क्या बेटा? आर नॉट इज इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर की बात है सेपरेशन। जहां पर आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहना चाहते हैं, इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। ठीक है बेटा, सॉरी कोई डाउट हो बेटा आपको? तो मैंने यही कहा है, यहां पर पड़े हुए हैं भैया। तो अगर यहां पर है तो सॉलिड आपका बिल्कुल सॉलिड इन द सेंस कि आप उसके शेप और साइज चेंज नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, मैंने फिर क्या किया बच्चा जी, मैंने इसी ग्राफ को फर्दर एक्सटेंड किया कि भाई आप ऐसे ही आप इसकी फोर्स भी प्लॉट करो भाई। फोर्स, मैंने फोर्स भी प्लॉट की। फिर व्हाट आई फाउंड कि जो फोर्स का बिहेवियर था वो कुछ इस तरह से था। अगर आप इंटर एटॉमिक सेपरेशन से पहले की बात करते हो तो फोर्स कौन सी है मेरे पास? रिपल्सिव है। इधर की बात करते हो तो अट्रैक्टिव फोर्स है। इस रीजन में फोर्स अट्रैक्टिव है, और इस रीजन में फोर्स कौन सी है बेटा जी? रिपल्सिव है। रिपल्सिव फोर्स है। व्हाट इट मींस कि अगर मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन बढ़ाओगे, आप उनको ऐसे खींचोगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जैसी फोर्स हटाओगे वापस आ जाएगा सॉलिड आपका। इन द सेम वे अगर आप दबा दोगे उसको तो इंटरएटॉमिक सेपरेशन क्या होगी बच्चा जी? कम हो जाएगी। और अगर कम होगी तो उनमें क्या रही है? फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रही है, रिपल्शन आ गई है। जैसी फोर्स हटाओगे वापस वहीं चले जहां थे वो। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। यही तो पढ़नी है मुझे। तो क्या पढ़ना है मुझे? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it regain its original configuration after
रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, ये प्रॉपर्टी मुझे पढ़नी है भाई सॉलिड्स की। तब वो बॉडीज जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, उनको हम प्लास्टिक बॉडीज बोल देंगे। हम बोलते भी है कि ये प्लास्टिक की बनी हुई है, हम बोलते हैं ना घर में डेली यूज करते हैं ये प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक का, वो ले आओ, फलाना ले आओ, ये चीज ले आओ, ड्रम, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी यूज द वर्ड प्लास्टिक बॉडीज। तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं करते। और ये बातें मैं कब कर रहा हूं, अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं। तो तीन टर्म चलेंगे मेरे पास यहां पर, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मैंने तो ये प्रॉपर्टी पढ़नी है, मैंने तो ये प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो जो जिनमें रीगन हो जाएगा दैट इज इलास्टिक बॉडीज, जिनमें रीगन नहीं होगा वो प्लास्टिक बॉडीज हो जाएंगी। और ये काम किसने किया, डिफॉर्मिंग फोर्स ने किया। इज इट क्लियर बेटा? चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। अभी आपने कहा था कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, मैंने कहा था अगर एक्सटेंशन करता हूं तो मॉलिक्यूल गेट अपार्ट, अगर एक्सटेंशन कर रहा हूं उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगी, और अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो मॉलिक्यूल्स बिकम या गेट क्लोजर, तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाएगी। तो एक मैंने क्या कहा था, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई। व्हाट इज स्ट्रेस? The restoring force developed per unit area of cross section of solid is known as स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस? इसको हम कई दफा, हालांकि इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड नोटेशन, तो समटाइम्स आगे जाके न्यूमेरिकल्स में हमें काम करना पड़ता है, तो हम सिग्मा से कई दफा डिनोट, हालांकि ऑल्दो मैं अभी इसी सिग्मा से पॉइजन रेशियो को भी डिनोट करूंगा, लेकिन चलो न्यूमेरिकल को इन दफा अपना बहुत ज्यादा वर्ड यूज करना पड़ रहा है स्ट्रेस, तो या दो तीन बॉडीज के निकालने पड़ रहे हैं, तो हम उनको सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं। तो लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं, मैं पहले बता दूं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा जी, रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। नाउ इट इज माय ड्यूटी कि ये चेक करना ये एरिया कौन सा है, इट इज माय ड्यूटी। मैंने कहा रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड इज नोन एज स्ट्रेस। पहले तो इसको देखते हैं क्या कहा है मैंने। ये पहले, अब कुछ बुक्स में यह भी लिखा हुआ है, स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, जो अप्लाई की है मैंने, डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये भी लिखा हुआ बुक्स के अंदर। तो ये हैं क्या चीजें, दोनों डेफिनेशन। पहले एक सिंपल चीजें से पहले अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में इसको कितना ही कंप्लेक्स कर ले हम लोग। मैंने क्या कहा भाई, ये कि वायर है, ये एक वायर है, दिस इज अ वायर, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है बच्चा, इसको मैंने यहां पे रिजिड सपोर्ट से हेल्ड किया हुआ, ऊपर क्लैंप किया हुआ है, दिस इज बीइंग क्लैंप्ड ओवर हियर, टॉर्शन हुक से मैंने इसको क्लैंप किया हुआ है, इट इज बीइंग क्लैंप्ड ओवर हियर, राइट, ये क्लैंप कर दिया मैंने फोर्स अप्लाई की सपोज यहां पर 10 kg की, इस वायर में एक्सटेंशन आ गई है सपोज कितनी, 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ गई, 1 सेंटीमीटर। मैंने फोर्स अप्लाई की बेटा कितनी, 10 kg की, और एक्सटेंशन आ गई है बेटा जी कितनी, दिस इज योर डेल्टा एल बराबर है 1 सेंटीमीटर, ये आ गई है। इसको कैपिटल कोशिश करेंगे, लेंथ ऑफ वायर को देखते हैं जैसे भी होगा, ये कैपिटल है, डेल्टा एल। मैंने फोर्स रिमूव की, रिटर्न बैक टू दिस पोजीशन, रिटर्न बैक टू दिस पोजीशन, मैंने फोर्स अब रिमूव की। अब मैंने इसको कर दिया 20 kg, नेक्स्ट मैंने किया इसको, और ये जो डेल्टा एल है वो बढ़कर हो गई है 2 सेंटीमीटर।
मैं फिगरें सारी नहीं बना रहा, जस्ट आपको समझा रहा हूं। मैंने फोर्स को रिमूव किया, वापस चली गई। मैंने इसको किया 30-20, मैंने इसको कर दिया, सपोज कर लीजिए 100 kg। डेल्टा आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको किया 102 kg या 101 किया, 101 kg। अगर मैं इसी प्रोसेस के हिसाब से चलूं तो 10 kg के लिए 2 सेंटीमीटर है, तो 1 के लिए 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 10 kg के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो 1 kg के लिए 0.1 सेंटीमीटर। इसको भी यहां लिख देता हूं, मैं इसको भी उतार के ऐसे कर देता हूं। दिस इज फॉर दिस 10 kg के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो 1 के लिए 0.1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां पर एक्सटेंशन मेरी 10.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए बच्चा। जैसे मेरे को समझ आ रही है बात बाय यूनिटरी मेथड। लेकिन यहां एक्सटेंशन जो है बढ़ गई है, इट इज नॉट 10.1, इट इज सपोज 10.7। अब क्या हुआ, अब क्या हो गया वायर के अंदर? इट हैपन्स। तो तभी तो वायर टूटती है अल्टीमेटली। जाओ लोड बढ़ाते हो, कहते वायर टूट नहीं जाएगी आपकी, यही तो सिचुएशन आती है उसके बाद। फिर अब इसको भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी तो मुझे यहां इन दोनों की बात करनी। इसका मतलब जब मेरी फोर्स 10 kg थी, अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर थी मेरे पास, जैसी फोर्स को रिमूव किया तो वो ऊपर चली गई वापस। रेस्टोरिंग फोर्स उतनी है जितनी डिफॉर्मिंग फोर्स है। 20 पे भी उतनी ही है, 30 पे भी उतनी है, 100 पे भी उतनी है, 101 पे नहीं है। ये जो जहां तक आपकी वायर अपनी पोजीशन को रीगेन कर रही है उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस बराबर है डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया, वर्ड लगाना पड़ेगा विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट दोनों डेफिनेशन चलेंगी, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो मुझे जब कैलकुलेशन करूंगा मुझे क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो रेस्टोरिंग फोर्स से देगा, मुझे वो डिफॉर्मिंग फोर्स देगा, और मुझसे बातें करेगा वो इलास्टिसिटी वाली। तो आई हैव टू बी क्लियर कि मैं डेफिनेशन में तो ये पढ़ रहा था, दे मुझे वो ये रहा है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं मैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो सारे न्यूमेरिकल जब आएंगे मेरे पास वो मोस्टली इलास्टिसिटी, अगर प्लास्टिसिटी वाले होंगे तो वहां फिर मुझे दोनों देगा वो। इज इट क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इलास्टिक? विद इन रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया को मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया कैसे कर दिया। अब सेकेंड थिंग एरिया की बात आएगी। अभी तो ऊपर वाली बात हुई है, एरिया की बात आएगी। अब इस वायर के अंदर हाँ जी, इस वायर के अंदर मैंने कहा ये जो वायर है, जैसे मेरा ये पेन है, एक तो इसका एरिया चारों तरफ से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, और एक उसके क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं। तो मैंने फोर्स इस एरिया पे लगाई है, जिस एरिया पे वो फोर्स काम कर रही है। मेरे केस में फोर्स काम कर रही है इस एरिया पे, और नॉर्मली काम कर रही है ये। इट इज योर नॉर्मल, इट कैन वर्क टेंजेंशियल आल्सो। तो उसके हिसाब से मेरा स्ट्रेस भी डिफरेंट हो जाएगा, कोई डाउट हो बच्चा? व्हाट आई एम सेइंग, यहां पर मेरी फोर्स, इसके 3 एरिया है, एक ये कैप एरिया, एक ऊपर फिक्स किया हुआ कैप एरिया, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया, चारों तरफ से 3 एरिया है इसके बाद। तो मेरी फोर्स इस एरिया पे काम कर रही है और नॉर्मल काम कर रही है। इट कैन, मैंने क्या कहा, इट कैन वर्क टेंजेंशियली आल्सो, वो भी करते हैं। ठीक हो गया? तो बेस्ड अपॉन, अब एरिया मेरा कौन सा बेटा, ये वाला एरिया है, तो इसको रब कर दें। मेरे को पहली बात तो समझ आ गया, मुझे एरिया कौन सा काउंट करना है और मेरी डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स क्या है। नेक्स्ट, स्ट्रेस मेरे पास 3 तरह का है बच्चा। स्ट्रेस कितना मेरे पास 3 तरह का है, पहले तीनों टाइप यहां लिख देता हूं। 1 इज नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसकी भी मैं बात कर रहा था, और थर्ड एक और है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, 3 तरह का स्ट्रेस है बेटा मेरे पास। नॉर्मल स्ट्रेस, सबसे पहले क्या करना है मुझे, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करनी है भाई। लो जी, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें वायर वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट है। नॉर्मल स्ट्रेस, द स्ट्रेस इज सेड टू बी नॉर्मल
हाँ जी, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर रेस्टोरिंग फोर्स, एक ही बात है क्योंकि हम विद इन लास्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, तो चलो रेस्टोरिंग फोर्स लगाओ जो डेफिनेशन है। रेस्टोरिंग फोर्स इज नॉर्मल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब ये दो तरह का है भाई, कौन कौन सा है ये? एक तो टेंसाइल स्ट्रेस है और एक कंप्रेशनल स्ट्रेस है। टेंसाइल, अगर तो मैंने क्या किया बच्चा जी, जैसे भी बनाई थी आपकी वायर थी ये, इसको मैंने ऊपर हिंज कर दिया और फोर्स नीचे लगाई, इसमें क्या आएगी? एक्सटेंशन आएगी। सो दिस इज इफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द, इसको भी नीचे रब कर दे तो आगे भी लिख देंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये कैसा बन जाएगा बच्चा? टेंसाइल बन जाएगा। कंप्रेशनल कब होगा? कंप्रेशनल स्ट्रेस हाँ जी, इफ अप्लाइड फोर्स डिक्रीजेस लेंथ in the direction of एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, तो यहां इफ यहां वर्ड अप्लाइड फोर्स ही कर लो, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ही मैं सारा नीचे यूज कर रहा हूं और ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि अप्लाइड फोर्स जो है वो रेस्टोरिंग के बराबर है। ठीक है जी, अब मान लो एक कॉलम है, ये खड़ा किया हुआ आपने ऐसे कॉलम, इसके ऊपर लोड रख दिया आपने, तो क्या होगा? यहां पर डिक्रीजिंग लेंथ होगा। ये कॉलम है, जैसे हम लोग ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, ये कॉलम है, तो यहां इंक्रीजिंग लेंथ है, तो इसको मैंने बोलना है टेंसाइल स्ट्रेस, इसको मैंने क्या बोलना है? कंप्रेशनल स्ट्रेस बोलना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस मेरे पास ये है अभी, नॉर्मल स्ट्रेस। इफ स्ट्रेस इज बीइंग अप्लाइड नॉर्मल टू द एरिया, अब एरिया वो एक, मतलब मैंने क्या कहा, जिस एरिया के नॉर्मल काम कर रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि इधर कोई लेंथ इंक्रीज हो रही है, उधर कोई लेंथ डिक्रीज हो रही है। चेक कर लो भाई। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इसको तो पढ़ लिया। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। व्हाट इज टेंजेंशियल? हाँ जी, इफ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस, एक सरफेस है जो भी होगी बॉडी के अंदर, उसके टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो आप। मैंने क्या कहा, एक आपके पास क्यूबॉइड या क्यूबिकल बॉडी है, उसको नीचे तो मैंने फिक्स कर दिया, यहां तो मैंने रिजिड सपोर्ट से इसको सीमेंट कर दिया। चलो, अब फोर्स लगाई मैंने यहां पर अपर एज के ऊपर, तो क्या होगा? बॉडी टेढ़ी होगी आगे को, ऐसे वो टेढ़ी हो जाएगी बच्चा जी, राइट? हाँ जी, ठीक हो गया, टेढ़ी हो जाएगी।
ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, ये हम चेक करते हैं कितना आया। तो मैंने सपोज मैंने कहा ये क्यूब, सपोज कर लेते हैं क्यूबिकल बॉडी है तो, और क्यूब का साइड एल है सपोज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे तो इजी रहना बेटा यहां पे भी काम करते हुए। तो या इस फेस का एरिया ए है जहां मैंने फोर्स लगाई है ऊपर वाली फोर्स के ऊपर, तो व्हाट इज स्ट्रेस बराबर है फोर्स बाय वो वाला एरिया लिख रहा हूं मैं, बाय एरिया। ठीक है जी। तो पहले भी क्या था, नॉर्मल भी यही था स्ट्रेस के अंदर, तो कोई डाउट हो बच्चा। यहां पर क्या कर रहे हो, इन टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, हां जी, शेप ऑफ बॉडी चेंजेस विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, चेंजेस विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है बॉडी का, बी केयरफुल। शेप ऑफ बॉडी चेंजेस विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। कोई डाउट हो आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस के अंदर? नेक्स्ट देखो भाई, ठीक हो गया बच्चा। नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड क्या कह रहे हो आप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो पहले मैंने नॉर्मल स्ट्रेस किया, नॉर्मल स्ट्रेस में आपने क्या कहा, लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगर इंक्रीज तो टेंसिल, डिक्रीज होगी तो कंप्रेशनल। फिर आपने कहा बॉडी की शेप चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये क्या होगा भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हां जी बच्चा जी, मेरे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें स्फेरिकल बॉडी है, वो डाली हुई है मैंने भी, और ऊपर लगा दिया पिस्टन, बिल्कुल बंद कर दिया ऊपर से, ये सारा लिक्विड है। अब मैंने पिस्टन को नीचे को दबाया तो लिक्विड, इसके ऊपर प्रेशर हर तरफ से लगेगा भाई, हर तरफ से लगेगा। ठीक है जी। हां जी, द इन केस फोर्स इज अप्लाइड, ये अप्लाइड फोर्स, इन केस ऐसे कर दो, अप्लाइड फोर्स एक्ट एट ऑल पॉइंट्स इक्वली ऑन इट्स सरफेस। तो जो सरफेस है स्फेरिकल का, सिर्फ चारों तरफ से 4 पाई आर स्क्वायर होगा, हर तरफ से देखो लिक्विड काम कर रहा है चारों तरफ से। इन केस अप्लाइड फोर्स एक्ट एट ऑल पॉइंट्स इक्वली ऑन इट्स सरफेस, कॉमा, द स्ट्रेस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक हो गया जी। तो यहां पर भी फोर्स काम कर रही है चारों तरफ से, वो तो निकालेंगे बाद ही बात है, और पूरे एरिया पे काम कर रही है और नॉर्मली काम कर रही है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस का एक पार्ट हो गया। नॉर्मल के अंदर मैं एक छोटे से पोर्शन पे, कुछ कम एरिया पे फोर्स लगा रहा था, एरिया बहुत सारा था मेरे पास। वॉल्यूमेट्रिक में सारे एरिया पे फोर्स लगा रहा हूं मैं। ये क्या होगा जी, यहां पर इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, हां जी, क्या होगा जी, वॉल्यूम चेंजेस विदाउट चेंजिंग ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ बॉडी, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ बॉडी। कुछ बात समझ आई मेरा बेटा? पहले नॉर्मल स्ट्रेस है, उसमें ज्योमेट्रिकल शेप बॉडी की चेंज हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, लेंथ कम हो रही है। दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस है, उसमें तो पहले वाले में बॉडी का वॉल्यूम ही तो देखो, अब वो बातें धीरे धीरे आगे डिस्कस करनी है वॉल्यूम पे। सेकंड वाले में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, शेप चेंज हो रही है। थर्ड वाले के अंदर शेप नहीं चेंज हो रही, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने जो फोर्स लगाई है वो कहां लगाई है, एरिया के ऊपर लगाई है। ठीक है बेटा जी, ये तो काम किया है। सारे प्रोसेस में आपने क्या कहा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। वो बात की बात है कि वो नॉर्मल थी या टेंजेंशियल थी, सारे। तो व्हाट विल बी यूनिट्स,
क्या हो जाएंगे बेचा जी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स बाय एरिया है, तो फोर्स के लिए क्या होता है बच्चा जी? ml(t-2) डिवाइडेड बाय एरिया, सॉल्व करके आ जाएगा ml-1t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा जी। कोई डाउट उस स्ट्रेस के बारे में? आपको मैंने हर चीज को बारीकी से बता दिया, बारीकी से विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी बता दिया आपको। कोई डाउट उस स्ट्रेस के बारे में आपको? चलें आगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। मैंने कहा था व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स पर एरिया इज स्ट्रेस, एंड व्हाट इज स्ट्रेन। अब वो स्ट्रेस को लगाने के बाद कुछ चेंजेस आई थी। इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन भाई, शुरू में मुझे क्या दिया था और क्या चेंजेस आ गई है? मैंने क्या कहा? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने पढ़ ही लिया ऑलमोस्ट। हाँ जी बच्चा जी, मैंने कहा था या तो चेंजेस लेंथ हो जाएंगी, लेंथ कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, और तो कुछ नहीं होगा मेरा बेटा जी। ये पढ़ लिया मैंने अभी। सपोज दिस इज योर increased length, this is your L, this is your delta L। तो सबसे पहले क्या होगा? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्पेलिंग ये है बेटा जी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होगा? रेशियो ऑफ, हाँ जी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इट इज रेशियो ऑफ, तो पहले ऊपर लिख ले मेरा बेटा, एक ऊपर भी लिख ले पहले, ताकि ओरिजिनल तो लिख ले ना बेटा। तो व्हाट इज स्ट्रेन? इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। राइट बच्चा जी? तो सबसे पहले होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्पेलिंग का ध्यान रखना बच्चा जी। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इट मींस? डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा, देख लो। नंबर 2 है बेटा जी शियर स्ट्रेन। आपने क्या कहा था अभी कि बॉडी है, उसका एक एज मैंने नीचे फिक्स कर दिया है बच्चा जी। अब मैं क्यूबिकल बॉडी ले रहा हूं ताकि वहां मेरे को बनाने में आसानी रहे थोड़ी सी, और जब आपने शिफ्ट किया तो ये ऐसे शिफ्ट कर गया था। तो आगे कितना शिफ्ट कर गया? ये डेल्टा एल से शिफ्ट कर गया, और ये साइड एल है। इस एंगल को थीटा लिख रहा हूं भाई मैं। तो व्हाट इज शियर स्ट्रेन? हाँ जी, इट इज द रेशियो ऑफ distance by which the face perpendicular to fixed face get shifted। तो कितना शिफ्ट होगी? डेल्टा एल से शिफ्ट हो गई है। सॉरी, कितना शिफ्ट होगी? बाय एंगल थीटा शिफ्ट हो गई है। इट इज द व्हाट इज शियर स्ट्रेन? ले देता हूं पहले मैं को। इट इज द एंगल बाय विच, हाँ जी, द फेस, इसको स्पेस को यूज करूंगा मैं, by which the face perpendicular to fixed face, perpendicular to fixed face get turned through, घूम जाएगी। तो हाँ जी, तो व्हाट इज योर शियर स्ट्रेन भाई? फिर
तो व्हाट विल बी योर शियर स्ट्रेन, बराबर है थीटा, यही आएगा। कितना है फिगर के अंदर ये, डेल्टा एल बाई एल नहीं है, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। सॉरी। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज shear strain, the angle through which your face perpendicular to fixed face get turned through। तो ये फेस थी पहले फिक्स, कितना एंगल से टर्न कर गई ये दिखाया मैंने, इसको shear strain बोलते हैं। और एंगल बड़ा स्मॉल होगा तो वो आर्क बाय रेडियस से बन जाएगा, डेल्टा एल बाय एल। तो न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ता है, मुझे ध्यान रखना। ठीक है बच्चा जी, चले आगे। थर्ड, तो लॉन्गिट्यूडनल कर लिया मैंने, शेयर कर लिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी है एक मेरे पास, तो इनको रब कर देते हैं। इसकी दोबारा, अच्छा इसको ऊपर द्वारा लिखते हैं अभी। लो जी, व्हाट इज, मैं लिख रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे फिर ये आपको बताने पड़ेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल बराबर है डेल्टा एल बाई एल, शियर स्ट्रेन बराबर है थीटा, बराबर है अगेन डेल्टा एल बाई, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ये कौन से है, वो फिगर के अकॉर्डिंग है, डेल्टा एल है। नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज ऑल्सो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बराबर है डेल्टा वी बाई वी। नाउ वॉल्यूम में इंक्रीज में डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो मेरे पास तो जो बड़ा बढ़िया एग्जांपल आता है, मैं पहले भी बना चुका हूं, उसी को दोबारा बना रहा हूं क्योंकि वहां से बहुत जल्दी क्लैरिटी आती है चीजों की। तो मुझे चीजें अंडरस्टैंड करनी है पहले, उसके बाद मैं कुछ भी करता रहूं। तो पहले ये था मेरे पास वॉल्यूम बाई लिक्विड बॉडी का, और वो डिक्रीज कर गया, मैंने ऊपर से जैसे प्रेस किया इसको, ये डिक्रीज कर गया। तो ये जो वॉल्यूम है ये तो कैपिटल वी है, और जो ये वाला वॉल्यूम है वी माइनस डेल्टा वी है, जो अंदर वाला वॉल्यूम है। ऊपर ये पिस्टन लगा दी मैंने, ये पिस्टन है, ये सारा लिक्विड है। ठीक है बच्चा जी। अब फोर्सेस दिखा रहा हूं मैं, ये फोर्स ऊपर से काम कर रही है, ये फोर्स नीचे से काम कर रही है। एक फोर्स इधर से दिखा दी, एक फोर्स इधर से दिखा दी, एक फोर्स ये दिखा दी मैंने, एक फोर्स ये दिखा दी, एक फोर्स ये, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन फोर्स दिखा दी है। ठीक है बच्चा जी, अभी बात करते हैं सारी। राइट, इन मैंने इसको कंप्रेस किया, जब फोर्स लगी चारों तरफ से तो वॉल्यूम मेरे पास ये हो गया है। अब एक तो वॉल्यूम ये बाहर वाला है, दिस इज कैपिटल वी, एक वॉल्यूम ये अंदर वाला है, दिस इज वी माइनस डेल्टा वी। तो व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन योर केस, नेगेटिव है, कम हो रहा है वॉल्यूम आपको। अब यहां पर भी जब लेंथ डिक्रीज होगी तो माइनस हो जाएगा। अभी तो मैंने एक्सटेंशन की बात दिखाई है, कंप्रेशन भी है इसके अंदर। इसमें एक्सटेंशन दिखाना इजी है मैंने कहा मेरे लिए, क्योंकि बड़ी जल्दी नजर आता है एक्सटेंशन मेरे को, तो मैंने एक्सटेंशन दिखाया मेरे यहां कंप्रेशन जल्दी समझ आएगा मेरे को, तो यहां कंप्रेशन दिखा दिया। कोई डाउट हो बच्चों? तो जब मैं फोर्स, मैंने दो बातें की, मैंने पहले तो फोर्स कहां लगाई और उस फोर्स ने क्या किया, पहले कहां लगाई, दैट वाज स्ट्रेस। उसने क्या किया, दिस इज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दिस इज योर रिजल्ट। अब इन दोनों में भी रिलेशन आपस में, वो तो बाद की बात है, पहले इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है बच्चा, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन पर बेस्ड न्यूमेरिकल पहले करेंगे। लो जी, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक वायर है, ये ऐसे करो, ए लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन इज अप्लाइड on a wire of length 10 meter. ठीक है, if area of cross section of wire
इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमा फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर। स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर, राइट, ये निकालना भी आपको। व्हाट इज स्ट्रेस, आप पढ़ कर आए हो अभी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, लोड, यही तो फोर्स है, 200 किलो न्यूटन, किलो मींस 10⁻³ न्यूटन आ गया, लोड आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चा। व्हाट इज स्ट्रेस, तो 20 कट जाएगा, 10⁻⁴ ऑलरेडी है, 10⁻⁴ और पहुंच जाएंगे, 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लो जी, चलें आगे। अब मान लो दो वायर्स हैं, एक वायर ए है जिस पे लोड लगाया मैंने कितना बेटा जी, 2000 न्यूटन का, और एक वायर बी है जिस पे लोड लगाया मैंने सपोज 500 न्यूटन का, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी। वो कहता है कौन सी वायर स्ट्रॉन्गर है, ये मैक्सिमम लोड लगा सकता हूं मैं इसके ऊपर, इस पे इतना, इस पे इतना, विच इज स्ट्रॉन्गर। तो व्हाट इज, देखने में लगता है कि ये ज्यादा लोड उठा रही है, लगता है देखने में, लेकिन कहता है ऐसे कोई, आप यू कैन नॉट से कि भाई ये वायर स्ट्रॉन्गर है। कहता आपको किसी पैरामीटर पे, किसी स्केल पे इसको कंपेयर तो करना पड़ेगा। हमने स्ट्रेस निकाले इसके, स्ट्रेस इस वायर का कितना बन जाएगा भाई, 2000 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁴। इस वायर का बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करके आएगा 10⁻² ऊपर बच जाएंगे और 4 नीचे से। ठीक है बेटा जी, उसमें 1 और ये 4 नीचे से, देख लो कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये 10⁻⁶ कह रहा है दोनों बराबर स्ट्रेंथ की हैं, चेक कर लो, दोनों बराबर, देखने में ये लग रही है स्ट्रॉन्गर है, दोनों बराबर स्ट्रेंथ की हैं। कोई डाउट हो बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द मैक्सिमम लिमिट of brass is 379 megapascal. Megapascal means 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, what should be the minimum diameter of wire which can withstand a load of, हाँ जी, 400 न्यूटन। तभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रेंथ की बात की थी। ये एक वायर है, इस पे मैं 400 न्यूटन का लोड लगाना चाहता हूं। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 379 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बस। तो व्हाट इज स्ट्रेस, लोड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो क्या हो जाएगा, πd²/4, क्योंकि वो डायमीटर पूछ रहा आपसे, मैंने उस शेप में लिख दिया, मुझे दिक्कत क्या है। तो व्हाट इज πd²/4 इज इक्वल टू लोड बाय स्ट्रेस आ जाएगा। लोड कितना है, 400 न्यूटन का मेरा बच्चा जी। स्ट्रेस कितना कह रहा है वो, 379 इंटू 10⁶ कह रहा है। तो यहां से व्हाट इज d², क्या आ जाएगा बच्चा जी, 4 इंटू 400, ठीक है मेरा बच्चा, डिवाइडेड बाय पाई, दैट इज 3.14 इंटू 379 इंटू 10⁶, और d कितना आ जाएगा यहां से, इसका अंडरूट ले लो सारे का। अगर आप इसको सारे को अंडरूट लेके सॉल्व करोगे तो बेटा जी ये 1.16 mm आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता यहां पे इस समय कैलकुलेटर से, तो आपको मैं बता रहा हूं।
ये क्वेश्चन आपका अभी जेई मेन 2019 में आया है। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जो बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग क्वेश्चन आपने किया उस पर ही बेस्ड है ये। मैंने पहले एक वायर ली, मैंने कहा था इसमें लोड लगाया, ये एरिया, आप स्ट्रेस बताओ। फिर मैंने कहा अगर दो वायर हैं, दोनों में अलग अलग लोड लगा रखा है, दोनों के डायमीटर मैंने अलग अलग एरिया क्रॉस सेक्शन दिखाए थे, उसमें से स्ट्रॉन्गर कौन सी है। मैंने कहा देखने में तो लगता है यहां 2000 का लोड है, ये स्ट्रॉन्गर है, लेकिन दोनों की सेम थी। वही सेम क्वेश्चन आपको आ गया एग्जाम में। कोई डाउट हो बच्चा आगे? चले नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए स्टील वायर ऑफ रेडियस 2 mm कैरिंग ए लोड ऑफ 2 kg, ठीक है, कैरिंग ए लोड ऑफ 2 kg, फाइंड stress developed in the wire। एक और नई चीज दे रहा है क्वेश्चन के अंदर कि G बराबर है 3.1 पाई होता है, कहता है जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 नहीं कहता, कहता इसको यूज कर लेना कहता आप। तो लो जी, व्हाट इज स्ट्रेस, क्या था बच्चा जी? फोर्स या लोड अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स? 2 kg, तो 2 इंटू 9.8, या जी, सॉरी जी लिखूंगा मैं इसको, ठीक है जी। व्हाट इज एरिया? पाई, रेडियस आर स्क्वायर, तो 2 mm है, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। यही बन जाएगा मेरा बच्चा जी। अच्छा सॉरी, लोड दिया यहां पर 4 kg, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 4 kg। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। नेक्स्ट देखो, 4 इंटू 3.1 पाई डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2 इंटू, ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶ बन जाएंगे भाई, ये -6, 4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये 4 से और कैंसिल, 3.1 इंटू 10⁻⁶, क्या आ जाएगा? स्ट्रेस पूछ रहा है ये भी क्वेश्चन आपका जेई के अंदर आया है 2019 के अंदर। जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा। एक ब्रास रॉड है, मैंने उसको एक एंड से यहां पर आपका टॉर्शन हेड से फिक्स किया हुआ है, और एक ये एंड है उसका, ठीक है। इसको मैंने गर्म करना शुरू किया। ए ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज clamped to a vertical hook, एक हुक पे क्लैंप कर दिया। The wire is heated to 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री उठाकर लेगा भी मैं इसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से, such that its length increases by 2 centimeter. Find stress in the wire. हाँ जी, कितना स्ट्रेस होगा यहां पे? लेंथ बढ़ गई है 2 सेंटीमीटर से। अब मेरी बेसिक थ्योरी क्या थी कि अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो उनके जो मॉलिक्यूल मैंने क्या कर दिए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन से परे कर दिए हैं। अगर फोर्स लगाऊंगा स्ट्रेचिंग फोर्स तो अपार्ट कर दिए हैं, उनके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी।
अब यहां तो थ्योरी अलग, कहानी अलग हो गई है। यहां तो फोर्स लगाई ही नहीं मैंने, तो जब लगाई ही नहीं तो डेवलप कहां से होगी, और जब डेवलप नहीं होगी तो स्ट्रेस कहां से आएगा? तो स्ट्रेस क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने मॉलिक्यूल को अपार्ट नहीं खींचा बाय अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। ये तो एक्सपेंशन वाला प्रोसेस है, ये भी अभी आगे जाके पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं हम लोग जाके, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं भाई सिमेट्रिकली इन ए बॉडी, अगर उसका नॉर्मल टेम्परेचर है ऐसे वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो अगर एक्सपेंशन हुआ तो ये ऐसे हो जाता है। सॉरी, इसके पैरेलल में ही बनाता हूं या इसके नीचे ही बनाता हूं। तो अगर एक्सपेंशन हो गया तो क्या होता है, वो ग्राफ ऐसे हो जाता है। ठीक है जी, तो अब ये उनकी ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, इनका सेंटर शिफ्ट कर जाएगा यहां पे, तो एक्सपेंशन आ जाती है। यहां मैंने कोई उनकी अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, दे आर गोइंग टू न्यू कॉन्फिग्रेशनल एनर्जी पोजीशन। मैंने क्या कहा था, दे आर हेल्ड एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन। वहां मैं उनकी कॉन्फिगरेशन को ही चेंज कर रहा हूं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को ही चेंज कर रहा हूं सारे मॉलिक्यूल की। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप्ड है, इट इज योर 0, स्ट्रेस डेवलप्ड इज 0। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर तो ये मत कह देना कि एक्सटेंशन हुई है तो स्ट्रेस होगा ही होगा। दिस इज द बेसिक पॉइंट ओवर हियर। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के कंसेप्चुअल का है। यहां आपको वो पूछ सकता है, आप सोचोगे लेंथ तो बढ़ गई है, स्ट्रेस 0 कैसे हो सकता है? तो दिस इज द कॉज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, द shear stress of a metal sheet is 4 into 10 raised to power 8 Newton per meter square। ठीक है, calculate the force required to shear a bolt of radius 1 सेंटीमीटर into the sheet। मतलब क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, एक आपके पास मेटल की शीट है, ये मेटल शीट है बेटा जी, कुछ थिकनेस वगैरह भी होगी शीट की, कोई दिक्कत नहीं है, दिस विल बी सम थिकनेस। तो ये मेटल शीट है, एक आपके पास बोल्ट है, आप उसको ऐसे अंदर इसके अंदर धंसाना चाहते हो, शेयर मींस इसके अंदर धंसाना चाहते हो, तो फोर्स कहां काम करेगी मेरे बेटा जी? यहां पर अब आपकी फोर्स इस पूरे एरिया पे काम करेगी, शेयर फोर्स। जो तभी भाई देखो ना, मेरे पास एक सपोज कर लो, बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, मेरे पास एक सपोज कर लो, जो कर लीजिए बाथ सोप है, सोप का केक है, सोप का, उसमें मैंने 1 रुपीज कॉइन को अंदर प्रेस करना है, शेयर करना है, तो पूरा थंब से पूरे जो उसका फेस एरिया आपका उसका है 1 रुपी कॉइन का, जो कॉइन करना है उस पर लगाऊंगा मैं, तो फोर्स कहां काम करेगी? इस सारे एरिया पे काम करेगी। तो व्हाट इज स्ट्रेस? बराबर है फोर्स बाय एरिया। फोर्स निकालनी है, दैट इज स्ट्रेस इनटू एरिया। कोई डाउट हो बच्चा? व्हाट इज स्ट्रेस? 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इंटू एरिया कितना मेरा बच्चा जी? बोल्ट ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर। आर कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10 रेज़ टू 8 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो 10 रेज़ टू -2 मीटर हो जाएंगे, 10 रेज़ टू -4 आ जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज 88/7 इंटू 10 रेज़ टू 4 न्यूटन, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा बेटा, 7 2 जा 14 आ जाएगा बेटा, 4 7 5 जा 35, फिर 5 7 7 जा। इतनी फोर्स चाहिए बेटा जी मुझे, इसमें कोई डाउट हो? हाँ जी, समझ आ रहा है मैंने क्या कहा है? अब देखो कंसेप्ट को समझना, शेयर करना है, उसके अंदर शेप चेंज नहीं करनी, उसके अंदर धसाना है उसको, कहीं वेल्ड नहीं करना उसके ऊपर, उसके अंदर। अब एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, टोटली कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, इससे मिलता जुलता है, टोटली आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा,
कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए होल ऑफ radius r in a metal sheet of thickness t having ultimate shear strength S। लो जी, ये एक आपके पास मेटल की शीट है, ठीक है जी, उसकी ये थिकनेस है बेटा, कितनी दी मुझे, टी दी हुई है। इसमें से एक मैंने मेटल होल पंच करना है। तो अगर मैं इसको होल को बाहर, ये एक डिब्री सी बाहर निकालनी है, मैंने होल बाहर निकालना है इसमें से भाई, ठीक है जी। ये थिकनेस उसकी कितनी है बेटा जी, टी है मेटल शीट की। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? यहां क्या होगा, कैलकुलेट फोर्स, व्हाट इज शियर, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है बेटा, मुझे फोर्स पूछ रहा है वो, व्हाट इज फोर्स, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया कितना है बच्चा जी, शियर स्ट्रेस तो एस है, इंटू एरिया कितना है, एरिया कितना है। यहां जो एरिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब मैं ऊपर से हैमर करूंगा कौन कौन से मॉलिक्यूल डिटैच होंगे, सर्कमफ्रेंस प्लस जो थिकनेस ऑफ शीट है पूरे अंदर से बाहर को आएंगे, उन पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो वो होगा 2 pi r into t. This is the force required. Most important, you can say, concept of the chapter. मेरे पास एक शीट है, ऊपर से हैमर करता हूं तो कई जब हम कील लगाते हैं किसी, तो बाहर से ये जो मटेरियल सारा बाहर नहीं निकलाता ऐसे, तो वो जो मटेरियल था अंदर, जहां जहां वो आपका हैमर जा रहा है इसके अंदर, वो मटेरियल सारा शेयर हो रहा है, उस सारे पे शेयर स्ट्रेस लग रहा है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ शेयर, वो सर्कमफ्रेंस और जो अंदर तक थिकनेस, जो डिब्री निकाल के, जो ये बेसिकली कि सपोज ये नट बोल्ट बाहर निकल के आ गया, ये सारा एरिया इनटू दिस 2 pi r into t. दिस इज द कंसेप्ट ओवर हियर। तो बच्चों आज मैंने आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्लियर किया है। मैंने कोशिश की है कि हर चीज को मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी से समझाऊं, कोशिश की है मैंने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे और एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।